गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, सीधे रास्ते की ये टेढ़ी चाल है, सब गोलमाल है। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपसे ये नहीं पूछूंगा कि कैसे हैं आप, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी हालत कैसी हो गई है। बेशक एक दिन बढ़ गया है, कल शाम को जैसे ही इसका नोटिस निकला मैंने आपको सूचित किया और आपने कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर उसको पढ़ भी लिया होगा। सवाल यह है कि एक एक दिन जो पास हो रहा है वो सीबीएसई को तो लगता है कि उसने आपको दिन बढ़ा दिए और आप अपना आराम से जो है वो स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसमें जो सल्यूशन है वो कहीं निकल रहा है। आप उस नोटिस की भाषा पढ़िएगा। कल शाम को कुछ बहुत ही आवश्यक कार्य थे, इसलिए उस पर वीडियो नहीं कर पाया और केवल आपको कम्युनिटी पोस्ट में ही सूचना दे पाया। उसकी भाषा जो मैंने पढ़ी तो ऐसा लगा जैसे कि एक एडवाइस में एक धमकी सी भाषा है। इट इज़ ऑल्सो इन्फॉर्म दैट स्टूडेंट्स विल हैव up to 2 days after receiving the scanned copies their answer book for applying for the next step of verification। क्या कहना चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हो? हमें मालूम है कि 26 से शुरू हो रहा है उसका नेक्स्ट स्टेप, लेकिन यहाँ तो आपकी गाड़ी पहले स्टेप में ही पटरी से उतर चुकी है। उतर क्या चुकी है? ये पूरी तरह से डिरेल्ड है। कभी तो किसी स्टूडेंट से 8,000 रुपये मांगे जाते हैं, कभी पता लगा कि 78,420 का बिल जो है बन रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बाहर चर्चा ये भी रही, कल मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि शायद वेबसाइट हैक्ड है। लेकिन सीबीएसई के जो सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि वेबसाइट हैक नहीं हुई है, वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। तो भैया अब ये हैक्ड और छेड़छाड़ के बीच में स्टूडेंट्स तो पिस रहा है ना। और चलिए आपकी बात बड़ी कर देते हैं कि आपने कहा कि समस्या हो रही है तो आपने डेट बढ़ा दी, लेकिन सॉल्यूशन क्या? तमाम लोग जो है मैं देख रहा हूँ एक ही बात कर रहे हैं कि जो है वो ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, इस तरह से हो गया। लेकिन मैंने पहले दिन से ही आपको बात किया था और कि सॉल्यूशन निकलना चाहिए। मैंने सवाल भी उठाया था और अब वही सवाल सब लोग उठा रहे हैं कि जब कॉपियाँ ब्लर थी तो शिक्षकों ने चेक कैसे किया? जब स्टूडेंट अपनी लिखी हुई कॉपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है तो फिर ये तो डॉक्टरी से भी बढ़ के हो गई। और अब तो छन छन के बातें ये भी निकल के आ रही हैं जो सोशल मीडिया पे कम्युनिटी पोस्ट लोग लिख रहे हैं या फिर एक्स हैंडल पे जो बातें निकल के आ रही हैं कि जो स्टेप्स हैं वो मगल्ड हैं, यानी एक ही आंसर में कई कई जो है वो चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं और स्टेप मार्किंग का आता पता नहीं है कि कैसे हुई है। तो इस विश्वास को आप कैसे कायम करेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है, मान लिया कि आपने बढ़ा दिया है, 23 से बढ़ा के मान लिया आपने 24 कर दिया है, लेकिन वेबसाइट पर तो कल भी ग्लिचेस थे और वेबसाइट पर आज सुबह तक भी ग्लिच थे और जिस समय तक अभी हम वीडियो कर रहे हैं फ़िलहाल तो अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में लग रही है, लेकिन देर शाम क्या होगा मालूम नहीं। और आपको एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा बताता हूँ। इससे पहले जब सीबीएसई में रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई होता था तो परसेंटेज बहुत कम होता था, ओवरऑल ही 3% के आसपास होता था। अभी तो पहले 4 घंटे में ही 7% से ऊपर हो गए थे और वो आंकड़ा जो है वो सीबीएसई ने दिया, बहुत चौड़े होकर वो आंकड़ा दिया, जैसे कि पता नहीं जो है वो क्या बताना चाहते हो। और अगर आपने वो आंकड़ा दिया तो आप अब जो है वो आंकड़ा आगे क्यों नहीं बता रहे हैं कि अब कितनी संख्या हो गई? क्यों? क्योंकि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो नहीं पा रही है ढंग से। सबमिट हो रही है तो उसके बाद जो है फ़ीस पेमेंट का चक्कर है। फ़ीस पेमेंट में जो है वो बेतहाशा कुबेर का ख़जाना मांगा जा रहा है और जब पेमेंट हो गई और आंसर स्क्रिप्ट आती है तो उसकी हालत कुछ ऐसी है कि क्या बताएं। अब पहले आते हैं उस आंकड़े पे। 1,27,146 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। टोटल 3,87,399 स्कैन्ड आंसर कॉपी के लिए। मैंने आपको ये डाटा पहले दिया था कि एवरेज जो है वो 3 सब्जेक्ट का ये जो है वो एक बच्चे ने मांगा है और ये 7:30 बजे तक का आंकड़ा था 21 तारीख को। तो
ये जो है, जो ये आंकड़ा 7:30 बजे तक का था, तो महज 4 घंटे का था, क्योंकि 3:30 बजे तक तो वेबसाइट ढंग से चल ही नहीं रही थी, जिसका जिक्र भी मैंने अपनी वीडियो में किया था। तो 4 घंटे में ये आंकड़ा है, और इसके बाद जो है पाइपलाइन कट गई। मतलब पता ही नहीं है आपको कि आपके पोर्टल पर कितने बच्चे अभी तक रजिस्टर्ड हो गए हैं। जिस वक्त तक हम ये वीडियो कर रहे हैं अभी भी पोर्टल अपडेट नहीं है, और उस पर लास्ट जो सूचना है वो यही है कि डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। और उसमें भी आपको बताया जा रहा है कि देखो अभी आपके पास 2 दिन होंगे, इसके बाद भी 24 को भी अगर आपको आंसर फिर अपना अप्लाई करते हैं तब भी 2 दिन होंगे, 26 से अगला प्रोसेस शुरू होगा, तो देख लेना। ये हालत है देश के सबसे बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, जिसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है उन नौनिहालों को जो है वो उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए, कि वो अब इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे और उनका जो है वो ये मार्क्स अपडेट हो जाए। मुझे आज दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि ये जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं ना अपने मार्क्स बढ़ने के लिए, तो मुनमुन जी ये जो है ना आप 1 पॉइंट इसमें छोड़ रहे हैं। हमने पूछा क्या सर? बोले आप तो इतने वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय और ख़ास तौर पर एडमिशन प्रक्रिया को पूरे तरीके से कवर करते हैं, आपने ये पॉइंट कैसे छोड़ दिया? फिर मुझे लगा कि क्यों, हो सकता है कोई पॉइंट छूट सकता है, मानवीय भूल हो सकती है। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि जब CSAS पोर्टल पर, यानी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल पर, जब सीट अलॉटमेंट होती है और 2 स्टूडेंट के बीच में टाई ब्रेकर होता है, जी हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक टाई ब्रेकिंग रूल भी लगा रखा है। इसके बारे में आपको DU की डीन प्रोफेसर हनीश गांधी ने हमारे चैनल पर भी एक इंटरव्यू में बताया था। आप जाकर उस इंटरव्यू को देख सकते हैं चैनल पर स्क्रॉल करके। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद सबसे पहले ये देखा जाता है कि कक्षा 12 में आपके कितने नंबर थे, यानी 10+2 में आपके, और जिसके साथ आपका टाई ब्रेकिंग हो रहा है, और जिसके अंक अधिक होते हैं वो टाई ब्रेकर में जीतता है, उसको जो है वो आगे एडमिशन मिलता है, वो सीट अलॉट होती है। यानी आप देखिए कि ये कितना बड़ा जो है वो धोखा हो रहा है बच्चों के साथ। एक नंबर का महत्व हो गया है। जब भी कुछ लोग कहेंगे 1 नंबर से क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो उन लोगों की बात कर रहे हो जिनकी कंपार्टमेंट आई हुई है और आप चाहते हो कि उन बच्चों को जो है पास किया जाए। कंपार्टमेंट जिनकी आती है वो पढ़ते थोड़ी हैं। अरे उनकी मार्कशीट मंगा कर देख लीजिए ना आप कि 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में उसके कितने नंबर हैं और 5वें में कितने हैं। मतलब 4 में तो यहाँ है और 5वें में उसका जो है वो ग्राफ नीचे आ जाता है एकदम। ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि स्कूल में वही बच्चा प्री बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लेके आता है, ओवरऑल क्लास टीचर उसके कहते हैं कि बड़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस रही है, तो फिर क्या करेंगे? एक दिन पास कर रहे हैं आप खींच रहे हैं इसको, ताकि जितनी ये प्रक्रिया लंबी खींचेगी उतना धीरे धीरे लोगों का जो उबाल है, जो गुस्सा है, वो शांत होगा और बाद में कहेंगे छोड़ो। वैसे भी हिंदुस्तान में यह है भी संकेत, छोड़ो यार, कुछ नहीं होता, कुछ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं मिल सकता? ग्रेस मार्क्स मिलने के कई पॉइंट्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ग्रेस मार्क्स क्यों मिलना चाहिए ये मुझे एक पेरेंट ने ही बताया था। पेरेंट ने सबसे पहले कहा कि आपने चेकिंग तो करवा दी, चलिए आपने उस व्यवस्था को आप ले आए कि आपने OSM जो है के ज़रिए आपने चेकिंग कर दी, लेकिन जब हम कॉपी देख रहे हैं तो उसमें स्टेप मार्किंग कहाँ पर है? प्रश्न सही आंसर लिखा हुआ है, MCQ टाइप क्वेश्चन है, आंसर बच्चे ने सही लिखा है, लेकिन वहाँ भी उसको आपने नंबर नहीं दिए हैं। आपने कई क्वेश्चंस के आंसर्स को मगल्ड कर दिया है। ये स्कैनिंग का दोष हो सकता है। जाहिर बात है कि इतने बड़े पैमाने पर जब कॉपीज़ की स्कैनिंग हुई होगी तो ये किसी थर्ड पार्टी से ही कराई गई होगी। उन्होंने जैसे तैसे ईटी श्री रेवा खंडे कर दिया और फिर वो जो है पहुंचा टीचर्स के पास। टीचर्स ने भी कहा कि आ गई ये चीज़ें, अब करना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी शिक्षक से बात करो वो यही कहता है कि हमें आनंद फानंद में जो है कहा गया कि आपको इतने समय में आपको करके देना पड़ेगा, और उन्होंने वो करके दिया। अब सवाल ये है कि फिर सारी गाज टीचर्स के ऊपर गिरनी चाहिए। खुद CBSE ने जो डेटा दिया था उस डेटा में बताया, जो प्रेस रिलीज़ दी गई हम लोगों को, उस प्रेस रिलीज़ में ये बताया गया कि 70,000 से अधिक इवेल्यूटर्स लगाए गए। 70,000, आप सोच सकते हैं ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 70,000, आप बुलाइए उन 70,000 जो है वो इवेल्यूटर्स को और लीजिए उनकी मीटिंग
और वही कॉपियाँ फिर से दे दीजिए आप उनको जांचने के लिए कि आप जांच के दिखाएं इनको। ये उन स्टूडेंट की दे दीजिए जिन्होंने अभी तक जो आपके पास इवैल्यूएशन के लिए मिलेगा, और उसे ओपन कीजिए। ओपन डेज जैसे होते हैं, ओपन कीजिए ताकि विश्वास जमे, और ये विश्वास आप जमा नहीं पा रहे हैं और इसीलिए आप जो है वो समय को खींच रहे हैं। लगातार मीडिया की सुर्खियां बन रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पे जो है वो ये पूरा मुद्दा छाया हुआ है। सारे मुद्दे इसके आगे अब गौण हो गए हैं और ये पहली मंजिल है। बार बार मैं कहता हूँ कि ये पहली मंजिल है अभी। इसके बाद तो अभी स्टूडेंट्स को बहुत लंबा सफ़र तय करना है अपने आगे की परीक्षाओं के लिए, अपने आगे के करियर के लिए। तो ग्रेस मार्क्स देने में आपको क्या जाता है? गलती आपने की है तो अब सुधार भी आपको ही करना होगा। आपको उनको ग्रेस मार्क्स देना ही होगा और कोई चारा फिलहाल दिखता नहीं है, और नहीं है अगर है तो आप ही को सोल्यूशन ले आइए कि सोल्यूशन ये है। पेरेंट्स को तो विश्वास नहीं है। मैं एक पोल भी डालूंगा, आप जाहिर बात है उस पर वो ऑनलाइन पोल में आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि क्या आपको लगता है कि अगर रीवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए कैंडिडेट जाएगा तो बहुत ही ऑनेस्टली जो है वो ये चेकिंग होगी? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। क्यों? क्योंकि अब जो ये चीज़ें हम देख रहे हैं ना, अब ये पानी सर से गुजर चुका है, ओवर हो चुका है। मुझे ऐसा आज तक नहीं हुआ कि मैंने किसी एक विषय पर इतनी ज़्यादा जो है वो एपिसोड्स किए हों, और ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आपके लगातार जो है वो कमेंट्स और आपकी चीज़ें आ रही हैं कि किस तरीके से आप परेशान हैं। बहुत से स्टूडेंट्स आज मुझे मिले, उन्होंने अपनी आंसर स्क्रिप्ट कहा कि सर जो कि मेरे को यहाँ नंबर नहीं लगा, मुझे यहाँ नंबर नहीं लगा, लेकिन सर मैं कैमरे पे बोलूँगा नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, क्यों आप अपनी आइडेंटिटी दिखाएंगे? वो सारी आपकी जो चीज़ें हैं तमाम, वो सब सोशल मीडिया पे तैर रही हैं, प्रूफ के साथ जो है वो लोगों ने शेयर किया है। कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि वो मामले को न्यायालय तक लेके जा रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो है वो संसद तक लेके जाएंगे। यहाँ तक कि कुछ राजनेता तो बाकायदा जो है वो मीडिया ब्रीफिंग करके बता रहे हैं कि नहीं, ये स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और जो इतने लेवल पे आवाज़ उठ रही है तो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खामोश हैं। सीबीएसई के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर संयम भारद्वाज का संयम पता नहीं जो है वो कब तक रहेगा, लेकिन छात्रों का संयम तो यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुका है। राहुल सिंह जो सीबीएसई के चेयरमैन हैं, वो भी केवल अपने उतरे हुए चेहरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर नज़र आए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जो कुछ चीज़ें आ रही हैं वो एक्स हैंडल पर आ रही हैं। सीबीएसई ने एक ओपन लेटर तक नहीं निकाला है कैंडिडेट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, कि किस तरीके से वो इस समस्या को हल करने के लिए जुटे हुए हैं। केवल ये कह देना कि हमने एक दिन आगे और बढ़ा दिया, 2 दिन आपके पास बचेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए जाने के लिए, ये क्या बात होती है? एहसान कर रहे हैं आप? ये एहसान नहीं कर रहे हैं। सीबीएसई के इन बच्चों ने आपको फीस दी है। अगर हम 1,27,000 के आंकड़े को सिर्फ 150 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप सोचिए कि कितना बड़ा अमाउंट होता है। 800 करोड़ से ऊपर का बजट है जो है वो सीबीएसई की परीक्षाओं का। और अभी तो आपने आंकड़ा दिया ही नहीं है कि टोटल जो है वो 19 तारीख से लेके अब तक कितने कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर चुके हैं। अव्वल तो 19 की डेट निकाल ही दीजिए, क्योंकि 19 तारीख को तो आपका पोर्टल का बैंड बच चुका था। 20 को भी जो है वो 2 बजे तक जो है वो आप कहीं पर भी नहीं थे। तो अब समय आ गया है कि आप एक पॉलिसी कायम करें, तमाम अपने जो है वो मेंबर्स को बुलाएं, और बुलाने के बाद जो है वो आप चाहें तो मीडिया पर्सन्स को भी इनवाइट करें, उसमें सलाह लें कि हम क्या बताना चाहते हैं आपको, और उस आधार पर जो है वो आप ग्रेस मार्क्स के लिए एक पॉलिसी बनाइए। कोरोना पीरियड में भी परीक्षाएं हुई थी सीबीएसई की, लेकिन कोई ये कह नहीं सकता कि हाँ उसमें चूक हुई। कोरोना काल में दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी परीक्षाएं कराई और बहुत अच्छे से परीक्षाएं हुई, बहुत अच्छे परिणाम आए। सीबीएसई को भी उसमें बधाई दी गई कि सीबीएसई ने भी बहुत जो है वो सावधानी के साथ और बड़े अच्छे से अपने रोल को निभाया। लेकिन यहाँ पर सीबीएसई जो है वो डीरेल होती हुई दिख रही है, और सीबीएसई में ये बड़ा ब्लंडर दिख रहा है। कहीं तो कुछ झोल है ऐसा जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो परेशान होकर रह गए हैं। मुझे उम्मीद है कि सीबीएसई जो है वो इतनी छीछा लेदर होने के बाद कोई ना कोई जो है वो ठोस एक्शन जो है वो लेगा, और उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स की भलाई की तरफ करेगा। क्योंकि आफ्टर ऑल जब देश के प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र मोदी कहते हैं कि स्टूडेंट फर्स्ट होता है, इस देश का अंतिम पायदान का नागरिक जो है फर्स्ट है, तो फिर जो है वो CBSE को सोचना पड़ेगा कि जब देश का प्रधान सेवक ऐसी बातें कहते हैं तो जो उच्चाधिकारी हैं अलग अलग विभागों के, वो भी अपनी कुछ जिम्मेदारी को समझें और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को न्याय दें, क्योंकि न्याय होना ही चाहिए। आपको हमारी बात कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करके हाइप देना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।